नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी के सीरीज़ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का इतिहास, चैप्टर नंबर 1। कल हमने इसमें थोड़ा सा पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे दोस्तों कि लिखने की जो कला है इसका आरंभ कब हुआ, चित्रकारी का आरंभ कब हुआ, और जो शहरी जीवन था इसको लोगों ने कब अपनाया, तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। शहरी जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। देखिए, ऐसा माना जाता है, इसमें ये दिया है कि शहरी जीवन की शुरुआत जो है वो मेसोपोटामिया में हुई थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे हड़प्पा के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया से भी पुरानी है और ये उससे भी ज़्यादा डेवलप सभ्यता थी। ठीक है, आइए देखते हैं फिलहाल जो इसमें दिया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली थी और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में भी 2000 ईसा पूर्व के बाद ही फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी। यानी मेसोपोटामिया की जो लिखने की लिपि थी या जो लिखने पढ़ने का जो तरीका था, इन तरीकों के साथ मिस्र के फराओ थे उनके साथ बातचीत होने लगी थी, लिखा पढ़ी का काम होने लगा था। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की जो सत्यता है, जो परंपरा है, उससे क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। आइए देखते हैं। अविलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को, नीचे आप विवरण देखेंगे, सुमेर और अकद कहा जाता था। जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग था उसको सुमेर और अकद नाम से बुलाया जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन था वह एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इससे पहले क्या कहा जाता था? सुमेर और अकद। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाई ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा जो थी वो सुमेरियन यानी सुमेरी भाषा थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषी लोग यहाँ आ गए, यानी जो अकदी बोलते थे वो लोग जब यहाँ आ गए, तब यहाँ अकदी ने सुमेरी भाषा का जो स्थान था वो ले लिया। जैसे यहाँ की प्राचीन भाषा भारत की संस्कृत थी और प्रकृति थी, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, उसका स्थान हिंदी ने ले लिया, उर्दू ने ले लिया, और फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अब धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा इनका स्थान लेते जा रही है। उसी तरीके से ये कह रहा है, अकदी भाषा सिकंदर के समय यानी 326 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। ठीक है, जो अरमाइक है इसका प्रयोग आज भी इराक के कुछ भागों में किया जाता है। आगे देखिए मेसोपोटामिया नाम जो है यह यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस यानी मध्य
और पोटेमॉस का मतलब होता है ये यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को दर्शाता है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे उरक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे हम लोग, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, उत्खनन यानी खुदाई के कार्य जो है वो दशकों तक चला। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे समय तक, इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई भी परियोजना कभी नहीं चलाई गई जितनी वहाँ पर चलाई गई। इन खुदाइयों का परिणाम क्या निकला, आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में देखेंगे कि हमें इमारतें मिली, मूर्तियाँ मिली, आभूषण मिले, कब्र मिले, औजार मिले तथा मुद्राएं ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जो लिखित दस्तावेज थे वो भी हमें प्राप्त हुए, जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वान जन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के जो अचरज यानी सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत की खोज जाने के यानी उसके अतीतों को खोजे जाने का जो उत्साह था उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा खोज प्रारंभ किया, जिसका खर्च जो है उस म्यूजियम ने उठाया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका यानी टेबलेट की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित था जल प्लावन यानी फ्लूड की कहानी का अंकन था। जैसे बाइबल में बताया गया है कि बहुत दिनों तक लगातार बारिश होती रही जिसमें सारा शहर डूब गया, इसके बारे में बता रहा है ये कि उसकी खोज की गई कि क्या ये चीज़ सही है। देखिए, 1960 के दशक तक ये समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ जो है वो सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिक उन्नत हुई और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों की जो जीवन थी उसकी भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया, मतलब आम हो गया। आगे के अनुभागों में हम पढ़ेंगे और इन पर चर्चा करेंगे। उनमें से अधिकांश इन परिवर्ती अध्ययनों पर ही आधारित है कि मतलब क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में ही पढ़ेंगे। जुकाम हो गया यार, बोला नहीं जा रहा, कई दिन हो गए। देखिए, बाइबल के अनुसार देखते हैं। देखिए, बाइबल के अनुसार जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं को एक एक जोड़ी रख लिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी जो है वो मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवशूद्र या उत्नापिष्टम कहा जाता था। ठीक है, देखिए, जल प्लावन के बारे में अनेक समाजों ने अपनी अपनी पुराण कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे कुछ तरीके हैं जो इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की याद को अमित रखते हुए
अभिव्यक्त करते हैं। इनके बारे में कुछ और जानकारी का पता लगाएं और यह बताएं कि जल प्लावन से पहले और उसके बाद का जो जीवन था वो आखिर कैसे रहा होगा। तो आइए ये देखिए कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर, ये सब जाके आप मानचित्र में देखिए। देखिए मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इराक जो है भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त जितनी ज़रूरत है उतनी वर्षा होती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरुआत हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। इसके पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ यानी ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिण भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ यानी उदय हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नामक नदियाँ जो थी वो उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहीं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। ये देखिए फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनमें आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। देखिए रोम साम्राज्य में इनके साथ सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाला हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। यह उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। किनसे? भेड़ और बकरियों से। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास हमें यह सोचने की गलती नहीं करना चाहिए कि जो शहरों का विकास है वो केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारण भी जिनके विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम शहरी जीवन के बारे में जान तो लें, इसकी पूरी स्पष्ट जानकारी तो ले लें कि शहरी जीवन होता क्या है। देखिए शहरीकरण का क्या महत्व है, उससे पहले थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लें। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबे और रागे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की जो नोकें होती थी वो कांस्य की बनी होती थी।
जिन्हें हम पृष्ठ नंबर 38 पर देख सकते हैं। ठीक है, तभी देखेंगे तो मैं बता दूंगा। अब देखिए शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों को रहने के ही स्थान नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि शहर जो होता है वो केवल बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए होता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का जो घनत्व है, यानी जो जनसंख्या है, उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। और इसके फलस्वरूप जब जनसंख्या बढ़ता है तो कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कई सारी फैसिलिटी भी उनको मिलती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की ज़रूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वो कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाले भी धातु, तांबा या रागा टीन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाते। साथ ही ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। ठीक है, इस प्रकार जो श्रम है, वो श्रम विभाजन जो है वो शहरी जीवन की विशेषता है। आगे देखिए, इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। भाई मान लीजिए जो खाद्य पदार्थ हैं या जो संगठित व्यापार है, जब वो वस्तुएं जब लाई जाती हैं, जो अनाज या अन्य खाद्य पदार्थ जब गाँवों में आते हैं, तो जाहिर सी बात उनको कहीं एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वही बात कह रहा है। और इनके अलावा अन्य प्रकार के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसे प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। यानी कुछ लोग, यार मान लीजिए बड़े पोस्ट पे हैं, आज ही देख लीजिए, तो उन जो छोटे पोस्ट वाले हैं उन लोगों को बड़े पोस्ट वालों की बात माननी पड़ती है ना। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब जो होता है वो लिखित रूप में रखना होता है। ये देखिए, 300 ईसा पूर्व उरक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौहों में नीले लाजवर्द तथा सफ़ेदी सीपी और काले डागर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों को सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे ठोस पत्थर से तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर मूर्ति के निर्माण में और किन विशेष योगदानों, मतलब किन किन चीज़ों का विशेष योगदान रहा होगा, तो उसकी सूची बनाइए। ये देख लीजिए, क्रियाकलाप है आप लोगों के लिए। क्या शहरी जीवन धातुओं के इस्तेमाल के बिना संभव होता?
इस विषय पर चर्चा कीजिए, जरूरी है। शहरों में माल की आवाजाही। देखिए, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के लिए पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छे संसाधन नहीं थे। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं था। इसलिए हमारे विचार में प्राचीन काल के मेसोपोटामिया के लोग थे, वो संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान से अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमय को निर्देशित करने में सक्षम हो, यानी जिस पर किसी का कंट्रोल हो, कोई ऐसा संगठन हो जो इन कामों पर कंट्रोल कर सके, जिनके माध्यम से काम जो है, जिन वस्तुओं का आदान प्रदान है, यानी जो आयात और निर्यात है, वो आसानी से किया जा सके। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की, जैसे शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अगर एक शहर में आदमी को शिल्पकार चाहिए, व्यापारी चाहिए, बहुत अन्य प्रकार की सेवाएं चाहिए, लेकिन इनके अलावा परिवहन व्यवस्था भी तो जरूरी है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। पशुओं के अरे यार, एक मिनट। हाँ, देखिए, जो भारी सामान होते हैं वो पशुओं के पीठ पर लाद कर ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि भाई उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है और पशुओं के चारे पर भी काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था जो होता है, इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होता। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है वो क्या है? जल मार्ग ही होता है। कोई खर्चा नहीं लगता, जबकि जानवरों से माल की धुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। देखिए, पुराने जो मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं थी, वो छोटी छोटी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी, क्योंकि यार ये छोटी छोटी बस्तियाँ जो थी वो इन नदियों के किनारे बसी थी, तो इन नदियों के माध्यम से आराम से मालों का आदान प्रदान हो जाता था। और इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है, उसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि फरात नदी जो है उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो देखिए आगे, देखिए लेखन कला का विकास कैसे हुआ। ये तो शहरी जीवन था। सभी समाज के पास अपनी एक भाषा होती है, जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ इससे मौखिक या शाब्दिक जो भाव होता है उसको व्यक्त करना कहते हैं, यानी भाव अभिव्यक्ति कहते हैं, यानी भाव को व्यक्त करने का तरीका होता है। लिखना मौखिक भाव व्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो बोलने की शैली से लिखना ज़्यादा अलग नहीं है, कुछ मिलता जुलता ही है। देखिए, जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है, उसका अर्थ है उच्चरित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।
मतलब जो ध्वनियाँ हम बोलते हैं उन शब्दों को देखा जा सकता है, यानी चिन्हों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गईं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली है, जो यहाँ के दक्षिण शहर उरक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। और स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन जो थी वो अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के मालों के बारे में होता था। ये देख लीजिए जो कह रहा है, ये चित्रकारी मिली है बैल की, अनाज और मछली की, संख्याएं मिली हैं नाव की। ठीक है, वही कह रहा है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, यानी जैसे मान लीजिए मिट्टी से लीप दिए और फिर उस पर लिख देते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था, फिर उसको गूंद कर थाप कर एक ऐसे आकार की मिट्टी का रूप दे देता था जिससे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेती थी। फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से, जैसे पेन का नोक होता है ना, वैसे ही सरकंडे की जो तीली होती है उसके नोक को एकदम पतला कर लिया जाता था और नम चिकनी सतह पर खिलाकर चिन्ह बना देता था। यानी जैसे लिखते हैं तो उस पर चिन्ह बन जाता है ना, वही चीज़ कह रहा है। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसे ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता। जैसे कॉपी भर जाती है, इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वैसे ही इसको फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वो कितना छोटा हो, एक अलग पट्टिका की ज़रूरत होती थी, जिसे हम लोग मान लीजिए बाद में काठ का बनने लगे थे, पटरी बोला करते थे। अगर आप लोग जानते होंगे तो उसी के बारे में कह रहा है, उसी तरह से होती थी, पर ये मिट्टी का होता था। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। देखिए, लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण जो थे वो किलाकार हो गए। भाषा जो थी वो सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश के आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जो ज्ञात भाषा थी, जो सुमेरियन का जो स्थान था, वो 2400 ईसा पूर्व के बाद, यानी जो सुमेरियन भाषा थी 2400 ईसा पूर्व के बाद लगभग धीरे धीरे उनका स्थान जो था वो अक्कडी भाषा जो थी उसने ले लिया था। अक्कडी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज जो था ईसवी सन की पहली शताब्दी तक, अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। लेखन प्रणाली के बारे में देखिए, जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलांकर चिन्हों का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए कोई ले लीजिए, लेकिन अक्षर जो होते हैं वो स्लेविश होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के जो लिपिक थे उनको सीखने के लिए उन सैकड़ों चिन्हों को सीखने पड़ते थे और सीखने के बाद उन्हें गीली मिट्टी पर या गीली पट्टी पर
उसके सूखने से पहले ही लिखना पड़ता था। अगर वो नहीं लिखेंगे तो सूख जाने के बाद उस पर फिर लिखना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। अब साक्षरता के बारे में देखिए, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे हो सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। अगर आप राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को ही दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर लिया है। जैसे आप लोग प्रिंसिपल वगैरह को लेटर लिखते हैं ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर। उसी तरीके से वो राजा को अमुक मालिक कहकर पुकारते थे। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को बताएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों को बार बार बताए, यहाँ तक कि ग्वालों के कानों में भी इन पंक्तियों के सुनने के लिए सदा तत्पर रहते थे। देखिए, लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के जो संबंधों को उरक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। उसे महाकाव्य में कहा गया है, उन दिनों व्यापार में क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न धातुएं मांगना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अर्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी में उनसे सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वो पहाड़ पर था तो वो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले श्रीशा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहे की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंततः में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया और उसने एन मरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एन मरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई, उस पर शब्द लिख दिए और उन दिनों मिट्टी पर लिखे शब्द लिखने का रिवाज, लेकिन उस समय जो मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज था वो नहीं था। देखिए, कवि का कहने का तात्पर्य क्या है। जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीजें उसे बहुत छोटी लगी। देखिए, जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अर्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कील यानी किलांकर शब्द थे। उसे देखते ही उसकी थ्योरियां चढ़ गई।
उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जा देखिए, ये जो घटना थी इसको शाब्दिक रूप में सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें बताता है लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उसे मेसोपोटामिया शहर की जो संस्कृति थी उसको भी उसकी भी झलक मिलती है। देखिए, दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण, मंदिर और राजा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर जो थे वो कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष जो थे वो शाही शहर थे जहाँ राजा सम्राट वगैरह रहा करते थे। इनमें से पहली दो श्रेणियाँ इनमें से जो पहली दो श्रेणियों के शहर थे उनके बारे में चर्चा की जाएगी, इसमें देखा जाएगा। आइए देखिए, बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान का पता नहीं है कि वो लोग कहाँ से आए थे, अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। यह मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की जो बाहरी दीवारें थी वो कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की जो दीवारें होती थी वो ऐसा नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछलियों की हड्डियां जो हैं उनकी परतें जमी हुई मिलती हैं। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना, यही सब की जाती थी। घर परिवार के ऊपर के स्तर के जो व्यवस्थापक थे, जैसे व्यापारियों के नियोक्ता, अन्य हल जोतने वाले, पशु, रोटी, जौ की सरा, मछली आदि के आवंटन, इन सब का जो बंटवारा था, जो वितरण था, वो लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप जो थे वो बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारण भी थे जो इस व्यवस्था में विद्यमान थे। देखिए क्या थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह जाता था और फसलों को डुबा देता था, यानी बाढ़ आ जाती थी। और कभी कभी यह धाराएं अपना रास्ता बदल देती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास से गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आकर खड़ी हो जाती थी। देखिए, कई बार तो प्राकृतिक आपदाएं आती थी, लेकिन कई बार ऐसी आपदाएं आती थी जिनके जिम्मेदार मानव खुद ही होते थे। जो लोग इन धाराओं में ऊपरी इलाकों में रहते थे वे अपने आसपास की जलधारा से इतना प्रभावित नहीं होते थे। ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले जाते थे
कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। देखिए, ऊपर वाले लोग पानी को अपने खेतों में ले जाते थे, जिससे जो लोग नीचे बसे थे तो उनको पानी मिलता ही नहीं था। ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गोद यानी मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव जो था वो रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। देखिए, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों एवं जो उनके अनुयायी थे उनमें लूट का जो माल था वो बांटकर उन्हें खुश कर देते थे, तथा हारे हुए समूह से लोगों को जो समूह जो हार गए थे उन लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना देते थे, या दास बोलते हैं जिन्हें, वही समझ लीजिए। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और जो उनके मानने वाले थे उनकी संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग अस्थायी रूप से समुदायों के जो मुखिया थे वे मुखिया नहीं बने रहते थे। आज है तो कल चले जाते थे, मतलब ये नहीं था कि एक व्यक्ति हमेशा मुखिया बना रहेगा। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटें थी उनको देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदायों के मंदिरों की जो सुंदरता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने लोगों को जो उत्कृष्ट पत्थर थे और जो धातुएं थीं उनको लाने के लिए दूर दूर भेजा, जो देवता और समुदायों को लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर की जो धन और संपदा थी उनके वितरण का और मंदिर में आने जाने वाली जो वस्तुएं थी उनका हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से मंदिर का संचालन कर सके। जैसा कि एन मरकर से जुड़ी कविता व्यक्त करती है कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूरे तरीके से कंट्रोल स्थापित कर दिया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना बना सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के पास रहने में स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। उरुक जो था उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र वहाँ देखने को मिलते हैं और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि जो है उसका विस्तार हुआ तो उसके कारण जो दर्जनों छोटे छोटे गांव थे वे उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी जो थी उसका विस्थापन हो गया, यानी लोग जगह छोड़कर चले गए। उसका यह विस्तार शताब्दियों के बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर में, देखिए ये जो विस्तार था जो कई शताब्दी बाद जो मोहनजोदड़ो नगर था उससे 2 गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वो बढ़कर 400 हेक्टेयर के आसपास फैल गया। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था।
कृषि कर भले ही न देना पड़े पर काम काज करना अनिवार्य था। उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था लेकिन काम करना पड़ता था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली है जिनसे काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें जो दिए जाने वाले अनाज, कपड़े, तेल, उनकी जो मात्रा थी वो लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त जो सामान थे उनके कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरक में खूब तकनीकी जो टेक्नोलॉजी थी उसका विस्तार हुआ। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होने लगा। वास्तुविदों ने ईंटों के जो स्तंभ थे उनको बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए शहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी यानी मजबूत लकड़ियों की आवश्यकता थी, पर वो मिलती नहीं थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु यानी कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों पर लगा दिया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों में सुशोभित हो जाती थी। मूर्ति कला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के जो सुंदर नमूने हैं वह आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयतित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतरकारी परिवर्तन देखने को मिलता है जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की जो कार्यशाला थी उसमें एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे मिट्टी के जो बर्तन थे वो आसानी से बनाए जाने लगे। यहाँ देखिए कुछ स्रोत दिए गए हैं। ऊपर एक काले पत्थर पर उत्कीर्णित शिलापट पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है। उसके बालों और सिरों पर बंधी हुई पट्टी, कमर और लंबे अंगरेख के निचले हिस्से के स्कर्ट को देखिए। नीचे के दृश्य में उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को आखिरकार अपने भाले से मार गिराता है। देख लीजिए, ये चीज़ दिखाया जा रहा है ना, ये शेर है, इसको अपने भाले से मार देता है, वही दिखाया गया है। यहाँ देखिए धनुष बाण तान रखा है ना इसने शेर के ऊपर। ये क्या है? एक बेलनकार मुद्रा छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़े वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर को उक्किड़ित शिलापट या स्टील दोनों पोशाक में वह केश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं। 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3 इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये देखिए एक व्यक्ति है जो इन्हें लेके जा रहा है। ये मोहरों के बारे में है कुछ। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। इस प्रकार उनमें लगातार चित्र बन जाता था और वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी, और वे कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम, उसकी अपनी पदीय स्थिति आदि। किसी कपड़े को, गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी गई वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जाता था। जब इस मोहर को
मिट्टी की बनी पत्रिका पर लिखे गए पत्र पर घुमाया जाता था तो मोहर उस पत्र की मतलब ये पत्र जो होता था वो उस प्रमाणिकता उसकी घोषित हो जाती थी। इस प्रकार मुद्रा जो था वह सार्वजनिक जीवन में नगरवासियों की भूमिका को दर्शाती थी। देखिए दोस्तों, चैप्टर मुझे लगता है समाप्त होने वाला है। ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम इसमें जो अगला टॉपिक है शहरी जीवन, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त करता हूँ मैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए।